नमस्कार दोस्तों, मेंटोर जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद वैसला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन डेली हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसकी आज दूसरी क्लास हम लेने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। फिर से 20 क्वेश्चन लेकर आज हम आए, जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपए को क्रमांक 2/3 रेशो 3 रेशो 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। पी क्यू और आर, पी का हिस्सा 2/3, क्यू का हिस्सा 3/1 और आर का हिस्सा 1/3। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अनुपात होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी भिन्न में नहीं हो सकता। अगर भिन्न में नहीं हो सकता तो भिन्न को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, नंबर में। नंबर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर में अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें जो हमारा हर होता है डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम लेना है। 3 1 3, इसका एलसीएम आएगा, तीनों से एलसीएम की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2। 1 तिया 3, 3 बार जाएगा, और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 9 तो 11, 1 12, 12 यूनिट हमारा आया। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 8400 रुपये। अगर 12 यूनिट की वैल्यू 8400 है तो एक की कितनी आ जाएगी, 8400/12। तो इसे काट लेंगे तो आएगा 700। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 700। और हमसे किसका हिस्सा पूछा है, आर का। आर की वैल्यू पहले से 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू तो 700 आ गई। अगर हमसे पी का हिस्सा पूछता तो 700 दूनी 1400, और अगर क्यू का हिस्सा पूछता तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 9 में। लेकिन हमसे किसका हिस्सा पूछा है, आर का हिस्सा पूछा, आर का हिस्सा 1 यूनिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, जैसे अर्धवार्षिक संयोजित इसने बोला है, अगर अर्धवार्षिक संयोजित बोला है तो दर क्या है हमारी, 2 बार लगेगी। ब्याज जो है 2 बार लगेगा। जैसे अगर मैं पैसे किसी से लिए उधार, और उसने बोला कि वार्षिक ब्याज की दर है और 1 साल में पैसे देने हैं, तो 1 साल बाद में उसके पैसे प्रिंसिपल के साथ ब्याज सहित लौटा दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि दर हमारी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का मतलब क्या है कि दर हर 6 महीने में लगाएंगे हम। तो दर भाई जो है 80% है, लेकिन वो किसकी है, वार्षिक है। अगर वो वार्षिक 80 है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, वो 40% हो जाएगी। भैया हर 6 महीने में ब्याज देना है। दर हमारी 40% है, प्रिंसिपल हमारा 9,000 है। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा भाई, टाइम हमारा हो जाएगा 2। अगर टाइम 2 है तो 40% का मतलब होता भी है 2/5। यानी हमारा अगर प्रिंसिपल 5 है, 2 उस पर ब्याज है, तो रुपये हो जाएंगे 7। 5 से 7, 5 पंजे 25, और 7 से इसे करोगे 49। यानी अगर हमने प्रिंसिपल 25 यूनिट लिया तो ब्याज सहित वो रुपए हो गए कितने, 49। तो कितने रुपए बढ़े, तुम बोलोगे भैया 24 रुपए बढ़े। यानी बढ़ा क्या, ब्याज। ब्याज ही तो बढ़ता, प्रिंसिपल तो इतने रहेगा हमारा, तो ब्याज बढ़ा 24। हमारा ब्याज जो है 25, प्रिंसिपल है हमारा 5 यूनिट, और एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है 9,000। यानी 9,000 जो है 25 यूनिट की वैल्यू है, तो हमसे पूछा है 24 यूनिट की वैल्यू बताओ। 25 थी 75, और 15 25 सिक्का 150, 360, 24 0 0, 24 सिक्का 144, हासिल लगे 14, 24 थी 72, और 14 86, 8640। इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 60/100। 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। अगर सीपी हमारा 5 है तो अंकित मूल्य 3 ज्यादा है, अंकित मूल्य हमारा 8 है। और डिस्काउंट जो है वो भी हमेशा किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे।
तो डिस्काउंट कितना है 20% का। 20% का मतलब होता है भैया 1/5, यानी 20/100 ले लोगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 1/5। यानी अगर हमारा अंकित मूल्य 5 है और डिस्काउंट देने के बाद जो व्यक्ति, तो उसका एसपी हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर अंकित मूल्य 8 यूनिट है और यहाँ पर अंकित मूल्य 5 यूनिट है, यानी कहीं ना कहीं अंकित मूल्य हमारा जो है सेम नहीं है। एक ही वस्तु के दो अंकित मूल्य थोड़ी हो जाएंगे, एक ही होएगा। तो अगर हमें सेम करना है तो यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई, अगर इधर 5 से है तो इधर ही 5 से करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का जो रेशो है वो सेम रखना पड़ेगा। इसको हमें सेम करना है तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, अगर 8 से मल्टीप्लाई यहाँ है तो 8 से यहीं करनी पड़ेगी। सीपी हमारा कितना हो जाएगा 25, सीपी 25, और 32 हमारा हो जाएगा एसपी, और 40 हो जाएगा हमारा एमपी। यानी अंकित मूल्य 40 है और उसका सीपी जो है अंकित मूल्य 40 है और सीपी उसका 25 है और एसपी उसका 32 है। फिर उसने क्या पूछा हमसे, लाभ। लाभ किस पे होगा हमेशा, लाभ हमेशा होता है सीपी पे। सीपी अगर हमारा 25 है, 25 की चीज को हमने 32 रुपए में बेचा, यानी 7 रुपए का क्या उस पर प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 से 25 चौक का 100, 7 चौक 28, यानी 28% का हमें क्या हो जाएगा भैया प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई गोले का जो आयतन है 50%, गोले की जो त्रिज्या है वो 50% हमने बढ़ा दी। 50% का मतलब क्या है, 1/2। त्रिज्या हमने 2 से 3 कर दी भैया, रेडियस कितना होगा 2 से 3। गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले वाला जो गोला है उसे बढ़ा के हमने उसकी त्रिज्या 2 से 3 कर दी। अगर त्रिज्या 2 से 3 कर दी तो उसका आयतन में चेंज हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आयतन निकाल लो। आयतन क्या होता है भैया 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस है हमारा कितना 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3। 4/3 पाई आर की वैल्यू 3, 3, 3। तो आपको एक बात समझ में आएगी, जब इसका आयतन निकाल लेंगे और इसका आयतन निकाल लेंगे, लास्ट में जब हम रेशो लेंगे तो ये दोनों चीज आपस में क्या है कट जाएंगे। जो आयतन हमारा रहेगा सिर्फ इससे चेंज होएगा, जो भी होगा ना, सिर्फ इससे चेंज, आयतन पर जो प्रभाव पड़ेगा इससे पड़ेगा 3 × 3 × 3। तो इधर जो आयतन आएगा वो आएगा हमारा 8, और इधर आयतन जो आएगा वो आएगा हमारा 27। कि 4/3 × 22/7 यहाँ भी लेंगे हम, और 4/3 × 22/7 यहाँ भी लेंगे, तो इधर से इधर वो क्या आपस में कट जाएगा। सिर्फ ये बचेगा 8 और 27। पहले वाले गोले का आयतन 8 और दूसरे वाले गोले का आयतन 27। तो कितना बढ़ गया भाई, तुम बोल रहे हो भैया 8 से कोई चीज 27 होगी, तो तुमने कहा भैया 19 बढ़ गई। वो तो 19 बढ़ी है परसेंटेज के लिए 100। तो कितना आएगा इसमें, 4×2 = 8, 4 से 25 बार। तो भैया इसे कर लो, 19 पंजे 95, हासिल लगे 9, 19×2 = 38 और 9 47, को 2 से डिवाइड करेंगे, 2×2 = 4, 4 7, 2 3 6, बचा 1 5, 2 7 237 पॉइंट कुछ, 237.5, यानी बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना है। भाई कोई संख्या है हमारे पास, संख्या कितनी मान के चलो, संख्या हमारी x है, x का 20%, x का 20/100, और इसका भी 25% किसके बराबर है भैया 250 के बराबर है। यानी x का 20% का भी 25% 250 के बराबर है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 और 5 से 20 बार। तो इधर बचेगा x/20 और इधर बचेगा हमारा 250। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 250 तो नहीं कितने हो जाएंगे, यानी 5000 हो जाएगा ये हमारा। यानी x की वैल्यू कितनी है हमारी 5000, यानी नंबर कितना है हमारा 5000। तो 5000 का हमें कितना चाहिए फिर, तो 5000 का चाहिए भैया हमें कितना 35%। 5000 इसका भी 35% ले लो भैया, 35/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 0,
5 पंजे 25, 2 5 15, 2 17। 1750 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 1750 क्या है करेक्ट आंसर है, 35% आएगा उसका 1750। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। समान क्या है उसकी रेलगाड़ी की चाल, यात्रा का समान यात्रा में क्या लिखा, विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई। लंबाई क्या है दोनों की भाई समान है। पहली वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई है 384, तुम बोल लोगे डिस्टेंस हमारी 384 मीटर। 384 मीटर डिस्टेंस है और टाइम कितना ले रही भैया 12 सेकंड। तो स्पीड आ जाएगी पहली वाली की, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 12 तिया 36, बचे कितने 2, 12 तिया 12 दूनी 24। यानी पहले वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड आएगी 32 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी वाली ट्रेन जब पहली वाली ट्रेन जब किसी खंबे को या किसी आदमी को पार करेगी तो खुद की दूरी चलेगी। यानी खुद की दूरी कितनी है इसमें 384 और टाइम है 12 सेकंड। तो स्पीड कितनी आ गई हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया तो हमारी स्पीड निकल गई 32 मीटर प्रति सेकंड। अब जो दूसरी ट्रेन है वो विपरीत दिशा में जा रही है। तो विपरीत दिशा का मतलब है एक ट्रेन इधर दिशा जा रही है तो एक ट्रेन इधर जा रही है। मैंने क्या बताया कल भी कि अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी डिस्टेंस तो हमेशा विपरीत में जाओ या समान दिशा में जाओ, डिस्टेंस तो हमेशा क्या है जुड़ेगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी क्या है स्पीड जुड़ जाएगी। और अगर एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या है उनकी घट जाएगी। ये दोनों जो है एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी जो है स्पीड जुड़ जाएगी। स्पीड तो जुड़ जाएगी लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी जुड़ेगी। डिस्टेंस जो हमारे 384 की दो ट्रेन है तो 384, दूसरी ट्रेन भी 384 के, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 1 3 और 6 768। यानी कुल मिलाकर 768 की डिस्टेंस हमें कितने टाइम में पार कर दी। तुम बोलो भैया 768 की जो है ना 12 सेकंड में पार कर दी। तो स्पीड कितनी है हमारी 768 बटे 12, 12 छिंग 72 और 12 चौक 48। यानी स्पीड जो आई हमारी वो स्पीड आई 64 किलोमीटर नहीं 64 मीटर प्रति सेकंड। 64 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड कब आई जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं भाई तो स्पीड क्या है जुड़ेगी। यानी दोनों की स्पीड जुड़ने के बाद 64 आई, जिसमें से पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी आई हमारी 32। जब पहली वाली ट्रेन की 32 आई और दोनों की जुड़ने के बाद 64 आई है तो जाहिर सी बात है दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी। तुम कहोगे भैया 64 में से 32 घटा दो, 64 में से 32 घटाओगे तो 32 मीटर प्रति सेकंड। यानी दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी भी स्पीड कितनी है 32 मीटर प्रति सेकंड है। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती, यानी खुद के टेबल में आएंगी या एक के टेबल में आएंगी। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 1 नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। उससे फिर दूसरी अभाज्य संख्या क्या आएगी हमारी। अच्छा औसत क्या होता है जो हमारे टोटल नंबर है उन्हें जोड़ो और जितने नंबर है उससे डिवाइड करो। तो नंबर पहला क्या है 2, दूसरी अभाज्य संख्या है 3, फिर 5, फिर 7, क्या 9 है नहीं, 9 विषम संख्या है ना कि अभाज्य संख्या। फिर आएगी 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस 23 29 और फिर आएगी हमारी 31। टोटल कितनी संख्या हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी टोटल संख्या हुई हमारी 11। इन सब का सम करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जोड़ो इन्हें 1 और 9 10 और 3 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 3 32 और 1 33। 2 3 5 7 11 13 17 17 19 23 29 और 31 सही है। 1 और 9 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33, 33 और 7 40, 40 और 5 45, 45 और 3 48 और 2 50, 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 13 14 15 16 160 आया। 160 बटे 11, 11 कम 11 हासिल लगा कितना 5
11 × 4 = 14.54, ये रहा 14.54 आएगा। काटने की पूरी की जरूरत ना है, ऑप्शन चले जाएंगे, 14.54 इसका आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में 14 के दे रखा है, ज्यादा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ऑप्शन मिलेंगे पेपर में। अगर ऑप्शन मिलेंगे तो सिर्फ यहीं तक सोल्व करो, इससे क्या जरूरत है पॉइंट टू से आगे तक जाने की। अगर हाँ बाई इसमें किसी में यहाँ 14 होता है, इसमें 14, किसी एक में 14 होता है, तो फिर इसे पूरा सोल्व करना पड़ता, तो पूरे सोल्व करने की जरूरत ही ना है इसे। दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बताओ। एक फॉर्मूला होता है, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर इजिकल टू होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। ये होता है, अगर पहले नंबर में दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करें तो उनका जो सम आएगा, और एलसीएम गुना HCF करूं अगर उनका जो सॉल्यूशन आएगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी पहले नंबर गुना मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर, और वो किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना HCF। तो आपको दे रखा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इनका गुणनफल डायरेक्ट दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है भैया, दो संख्याओं का गुणनफल है भैया 720, कितना भैया 720 इज इक्वल टू क्या है, एच महत्तम समापवर्तक LCM गुना HCF कितना भैया 4 है। तो 4 से इसे बार करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से एक ही बार जाएगा ये, 4 एकम 4 एकम 4, 4 तिया 12 इजिकल टू क्या बचेगा LCM, LCM आएगा 130, 100 720, 4 एकम 4 3, 4 उठे 32 आएगा, 180। ऑप्शन नंबर सी, 4 उठे 32, हाँ सही है, 180 इसका क्या है आंसर है। पांच संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या बताओ। भाई पांच संख्या है 1 2 3 4 5, इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है भाई 32 है। यानी मान के चलो मेरे सामने पांच बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा भाई तुम मुझे क्या है सारे मिलके 32 रुपए दो, तो आप क्या काम करोगे, किसी पे 32 रुपए हैं, किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है, तो कुल मिलाकर जो है मुझे 32 के हिसाब से अगर देंगे तो आप कहोगे भैया हम तुम्हें देंगे 32 गुना 5, 5 दूनी 10, 1 5 से 15 देख 16, 160 रुपए मुझे चाहिए। ठीक है, किसी ने कम दिए किसी ने ज्यादा दिए, तो कुल मिलाकर सबसे 32 रुपए मैंने ले लिए। तो उनमें से एक लड़का क्या है अपने पैसे लेके चला गया, अगर लड़का पैसे लेके चला गया तो फिर जो है औसत रहेगा 28, यानी ये लड़का अगर चला गया तो फिर औसत रह जाएगा इनका चार बच्चों का 28, यानी सबके पास 28 28 28 28 है। तो तुम कहोगे भैया जाहिर सी बात है ये अपने 32 रुपए तो लेके गया ही गया है, क्योंकि सबका औसत था 32। अगर यू सिर्फ 32 रुपए लेके जाता तो इन पर कोई फर्क ही ना पड़ता, क्योंकि सब पे 32 औसत औसत आ रहा, तो फिर भी 32 रुपए लेके जाता। लेकिन इसने क्या काम करा, 32 तो ले ही लेगा, साथ में 4 4 4 4 रुपए इनके और लेगा, यानी 4 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, कुल मिलाकर 16 रुपए और लेगा। यानी उसके पास टोटल कितने हैं भैया 48 रुपए है, यानी उस वाले बच्चे के पास कितने हैं 48 रुपए। अगर किसी की समझ में ऐसे ना आया हो तो फिर इसे थोड़ा बेसिक से कर लेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे भैया, बेसिक से ऐसे करेंगे भाई, तुम कहोगे भैया 32 बच्चों का औसत कितना है, 32 औसत है 5 बच्चों का, तो जाहिर सी बात है इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा टोटल बच्चों पे 160। एक बच्चा चला गया, यानी बच्चे कितने बचे अब 4, औसत कितना रहेगा भैया 28, कितना औसत रहेगा 28, और चार अट्ठे 32, से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, अब बचा 112। पांच बच्चों के पास तो 160 रुपए है, और चार बच्चे जो इनके पास 112 रुपए हैं, तो कितने रुपए कम हुए, तुम कहोगे भैया 48 रुपए की क्या आ गई कमी। 48 रुपए की कमी क्यों आई है, 48 रुपए की कमी इस वजह से आई है कि भैया एक बच्चा जो है वो चला गया, यानी अपने पैसे जो उसने उसने दिए वो उतने पैसे निकाल के लेगा। अगर अपने पैसे निकाल के लेगा तो 160 में सब हमारे पास 112 रुपए बचे, यानी चार बच्चों के पास 112 रुपए बचे। अगर चार के पास 112 रुपए बचे और पहले कितने हैं पांच के पास 160, चार पांच के पास तो 160 है और चार के पास 112 बचे हैं, तो फिर कितने रुपए लेके गया जो 500 बच्चा है, तुम कहोगे भैया 48 रुपए कम हो गए, यानी 48 रुपए लेके चला गया, इसका 48 आंसर है। अगले पे आ जाओ, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। बिल्कुल कल वाला ही सवाल है, इसी तरह का सवाल था वो भी, कल वाला सवाल है इसी तरह से। तो तुम कहोगे भैया
उस किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उस क्या है, उस धनराशि का 2/5 है, 2/5। अगर धनराशि 5 है तो 2 क्या है, ब्याज। तो तुम कहोगे भैया SI जो है वो कितना है भैया, 2, और जो हमारा प्रिंसिपल है धनराशि है वो कितनी है, 5, और टाइम हमारा भैया 5 साल है। तो हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। SI का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू होता है हमारा PR/T/100। SI है हमारा 2, प्रिंसिपल है हमारा 5, टाइम नहीं, प्रिंसिपल भी 5 है, टाइम भी 5 है, रेट बटे 100। 5×5 = 25 और 25×4 = 100, 4×2 = 8। तो कितना आएगा हमारा, 8%। भाई ऐसे करेंगे ना हम, अगर ऐसे समझ में ना आ रहा तुम्हारे काटना तो आराम से देख लो। ऐसा ही है हमारा 2, 5×5 और गुना R/100। 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 4 बार, तो इधर कितना बचेगा, ये 2/1 मान लेंगे, यहाँ बचेगा R/4। R एकम R इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4×2 = 8। तो R कितना हमारा भैया, 8%। R है हमारा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय है, यो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। वक्र पृष्ठ को बोलते हैं इंग्लिश में CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2πRH। किसका भैया, बेलन का यानी सिलेंडर का, 2πRH। तो भैया 2 पाई की वैल्यू कितनी भैया, 22/7। R कितना है हमारा, 70 सेंटीमीटर, और H कितना हमारा, 14 सेंटीमीटर। 7×70, 22×2 = 44, और 14×140, 100, 14×4 = 56, हासिल लगे 5, 14×4 = 56 और 5 6160। ऑप्शन नंबर C, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 6160। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। 3 तो नोटबुक, 3 नोटबुक और प्लस 6 पेन है, 6 पेन और 3 नोटबुक है, प्लस 6 पेन। उनका CP का कितना है टोटल, 3000 रुपये है। एक व्यक्ति एक तो नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है, 12 पेन खरीद सकता है, 3000 उतने ही पैसों में। उतने ही पैसों का मतलब 3 नोटबुक और 6 पेन आ रहे हैं 3000 रुपये में, और एक नोटबुक और 12 पेन भी आ रहे हैं उतने ही रुपयों में। भाई एक तो नोटबुक, एक नोटबुक प्लस 12 पेन, वो भी कितने रुपए में आ रहे हैं भैया, 3000 में। भाई या तो हम क्या काम करेंगे, या तो 3 नोटबुक ले लें और 6 पेन ले लें 3000 रुपये में, या एक नोटबुक ले लें और 12 पेन ले लें तो भी 6000, 3000 रुपये हमारे क्या है, खर्च करेंगे हम। तो एक आदमी सिर्फ 12 पेन पेन खरीदना चाह रहा है, तो बताओ उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो तुम कहोगे भैया 3 नोटबुक और 6 पेन 3000 रुपये में है, और एक नोटबुक, और भैया एक तो नोटबुक है हमारे पास और 12 पेन है, तो भी 3000 रुपये हैं। तो क्या चेंज हुआ, तुम कहोगे भैया हमने जो है 2 नोटबुक ना लेकर हमने 6 पेन और अधिक ले लिए। भाई यहाँ 3 नोटबुक ले रहे हैं और 6 पेन 3000 रुपये में। यहाँ हमने क्या काम करा, नोटबुक कितनी ली है, एक, और पेन कितने ले लिए, 12। यानी कहने का मतलब यू, हमने कितनी नोटबुक कम कर दी, हमने 2 नोटबुक कम कर दी, जिसकी वजह से 6 पेन ले सकते हैं हम। तो तुम ये कहोगे भैया 2 नोटबुक का मतलब है 6 पेन, 2 नोटबुक का मतलब 6 पेन के बराबर है। तो एक नोटबुक का मतलब क्या हो जाएगा, एक नोटबुक का मतलब हो जाएगा भैया 3 पेन। अगर 2 नोटबुक हमारी
6 पेन के बराबर हैं, तो एक नोटबुक किसके बराबर हो जाएगी भैया? 3 पेन के बराबर। तो जाहिर सी बात है भैया, एक नोटबुक ना लेकर मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ भैया? 3 पेन। तो आप ये भी कह सकते हो भैया 3 पेन प्लस 12 पेन कितने रुपए में आ रहे हैं? 3000 रुपए में। तो 3 और 12 कितने हो जाएंगे? कुल मिला के 15 पेन हो जाएंगे हमारे भैया। 15 पेन कितने रुपए में हो गए भैया? 3000 रुपए में। 15 पेन 3000 रुपए में भाई। 3 नोटबुक और प्लस 6 पेन 3000 रुपए में। एक नोटबुक और 12 पेन वो भी 3000 रुपए में। तो हमने यहाँ क्या कहा? चेंज करा है, हमने सिर्फ 2 नोटबुक ना लेके 6 पेन और एक्स्ट्रा ले लिया। ये हमें पता चला जितने में हमारी 2 नोटबुक आ रही है उतने में 6 पेन आ रहे हैं, यानी एक नोटबुक का मतलब है 3 पेन। अगर हम यहाँ एक नोटबुक ले रहे हैं तो इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? 3 पेन प्लस 12 पेन, यानी 15 पेन कितने का आ रहे हैं? 3000 रुपए के। 15 पेन के बारे में उसने पूछा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन करो, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि बताओ। 6 पेन का जो सीपी है ना, 6 पेन का क्रय मूल्य, 6 पेन का 6 पेन का जो सीपी है वो किसके बराबर है? 5 पेन के एसपी के बराबर। तो अगर मैं सीपी और एसपी का मान निकाल लूंगा तो सीपी तो आएगा हमारा 5 और एसपी आएगा हमारा 6। यानी जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो तो सीपी की वैल्यू, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो एसपी की वैल्यू है। वो क्यों है उसे भी अगर हम बताएंगे, उसे ऐसे बताएंगे 6 का जो सीपी है वो बराबर है 5 के एसपी के बराबर। अगर मैं सीपी को यहीं रहने दूं और एसपी को उठा के यहाँ ले आऊं, तो तुम कहोगे भैया यू तो रह जाएगा यहाँ 5 और 6 उठ का जाएगा नीचे। तो तुम कहोगे सीपी है 5 और एसपी है हमारा 6। तो सीपी है हमारा 5 और एसपी हमारा 6, यानी कोई चीज हमने 5 रुपए में खरीद दी और 6 में बेच दी। एक का प्रॉफिट हुआ हमें किस पे? 5 पे। तो परसेंटेज के लिए गुना 100। 5 से कितनी बार जाएगा? 20, यानी 20% का क्या हमें प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 17 देख लो, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य में 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ होगा? या व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा? चलो जी, तुम कहोगे भैया सीपी पेन, ठीक है। ये सीपी, एसपी और एमपी। ये कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। 50% अधिक का मतलब है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर उसके सीपी है 2, उस पर एक अधिक उसने लिख दिया, उस पर लिख दिया उसने 3 अधिक कर दो, 20% की छूट देता है। 20% का मतलब कितना होता है भाई? 1/5। 5 रुपए की चीज पे 1 की छूट दी, यानी चीज कितने में बेच दी उसने? 4 में। तो उस पर क्या पूछा उसने? तुम कहोगे भैया यहाँ एक चीज सेम करनी पड़ेगी क्या? एमपी दोनों एक ही चीज का दो जगह अलग अलग है, तो इससे ऊपर सारे में क्या कर दो? अच्छा, 3 है ना? 2, ठीक है। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो भैया 5 से मल्टीप्लाई यहाँ। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई यहाँ है, तो 3 से मल्टीप्लाई तुम्हें यहाँ करनी पड़ेगी। तो भैया सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 10। एसपी कितना हो जाएगा भैया? 12। और एमपी कितना हो जाएगा? 15। यानी हमारी चीज जो है वो 10 रुपए की है, उस पर लिख दिया हमने 15 रुपए और बेच दूसरा दिया 12 में। तो भैया प्रॉफिट कितने का हुआ हमें? 10 रुपए की चीज हमने 12 रुपए में बेच दी, यानी प्रॉफिट हुआ 2 का। कितने पे? 10 पे और गुना 100। 10 से 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20%। यानी 20% का क्या है हमें? उस पे 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? मेज का क्रय मूल्य कितना है? चलो भाई, एक मेज का विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य होता है एसपी। एसपी कितना दे रखा भैया? 6800
75 रुपये है। यदि लाभ परसेंट 25 है, भाई मान के चलो सीपी नहीं दे रखा तो किसी भी चीज का सीपी अपने आप में 100% है। सीपी 100% है और प्रतिशत 20% क्या उसका लाभ है। 100 रुपए की चीज हमने कितने में बेची होगी फिर भैया? 125 में। तो अगर इसका रेशो ले 25 चौक का 100, 25 पंजे 125, यानी 4 रुपए की चीज हमने 5 रुपए में बेच दी। वैसे बेची कितने में है भैया? 6875 में। तो तुम कहोगे भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6875। और हमसे पूछा क्या? आखिरी मूल्य तो पूछा उसका। सीपी सीपी कितना हमारा? 4 यूनिट। 5 से 13 पंजे 65, 3 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, 75, 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28, जो 30, 3 4 तिया 12, 3 15, 1 4 एकम 4 और 1 5। 5500 रुपये क्या है उसका? सीपी है। 5500 की चीज हमने कितने में बेच के भैया? 6875 रुपये में बेच दी। 25% का लाभ होगा हमें। यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों को 22 दिनों में जिल्द चढ़ा सकते हैं भाई। 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबाजी करने के लिए हमें कितना जिल्द साधों की जरूरत पड़ेगी? यानी हमें जो बुक पे जिल्द चढ़ानी है, और जिल्द जो चढ़ानी है 72 आदमी 720 पुस्तकों पे जिल्द चढ़ा सकते हैं 22 दिनों में। तो इस तरह का जो सवाल आएगा उसमें फॉर्मूला लगता है M1D1H1/W1। ये इक्वल किसके होता है? M2D2 और H2/W2। भैया M क्या है? M यहाँ है मैन। मैन का मतलब जो वर्कर है, मशीन हो या वो मैन हो, मैन हो जो भी काम करेगा। डी का मतलब यहाँ दिन से है, एच का मतलब आवर्स और डब्ल्यू का मतलब वर्क। तो M2D2H2W2 मैन, डे, आवर्स और W2 वर्क। तो आप जो मुझे बताओगे कि भैया 72 जिल्दसाज है, 72 तो आदमी हो गए जी, चलो 72 जिल्दसाज 720 पुस्तक। यहाँ जो 720 पुस्तक है वे क्या है? क्या वे मैन है? नहीं। क्या वो डे है? नहीं। क्या वो आवर्स है? नहीं। तो बचा क्या? वर्क। यानी फिर वो 720 क्या हमारे वर्क है? 720 वर्क है और 22 दिन है। जो चीज दे रखे सिर्फ वो लिखनी है, जो नहीं दे रखे उसको कुछ करना ही नहीं है। कर सकते तो 12 दिनों में, तो 12 दिनों में 660 पुस्तक है टोटल। 660 काम है हमारा। जिल्दबाज करने के लिए कितने जिल्दसाज यानी कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? M2 की वैल्यू पूछिए तुमसे। अगर M2 की वैल्यू पूछिए तो भैया 0 से तो 0 कट जाएगी, 72 से 72 कट जाएगा, 2 छिक्का 12, दो ये कम 2, 2 ये कम 2, 2 छिक्का 12, 6 से 12 जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6। थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा भैया 11 अपोन में नीचे बचेगा सिर्फ 1 कटेगा सब कुछ। इधर क्या बचेगा भैया? इधर जो हमारा बचा भैया M2 और अपोन में बचेगा भैया 11। जब इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो M2 इज इक्वल टू 11 इक्वल टू 11 कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11 121। यानी भैया हमें अगर 660 पुस्तकों का 12 दिन में जिल्द चढ़वानी है तो हमें 121 आदमियों की क्या है? आवश्यकता पड़ेगी। 18वां सवाल, विद्यार्थियों का वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की संख्या समान मिले। यानी भाई हमारे पास दो चीजें, तो कैंडी है CANDY, एक है चॉकलेट। हमारे पास विद्यार्थी की अधिकतम संख्या ज्ञात की जिसके बीच 1003 चॉकलेट। चॉकलेट है हमारे पास 1003, जो कैंडी है वो 2703। प्रत्येक बच्चे के पास जितनी कैंडी जाएंगी उतनी ही चॉकलेट जानी चाहिए, ना तो एक फालतू ना एक कम। कोई सी भी चीज ना तो कम जानी चाहिए और ना ही फालतू जानी चाहिए। तो कैंडी और चॉकलेट क्या है? बराबर बराबर जानी चाहिए दोनों। हर बच्चे के पास उतनी ही चॉकलेट उतनी ही कैंडी। जैसे एक बच्चा आया उसे उतनी कैंडी दी उतनी चॉकलेट दी, अगले बच्चों को उतनी कैंडी उतनी चॉकलेट दी। तो इस तरह से क्या है, ना तो चॉकलेट बचनी चाहिए ना ही कैंडी बचनी चाहिए। यानी सबको बराबर बराबर चॉकलेट बराबर बराबर कैंडी मिलनी चाहिए और सब खत्म भी हो जानी चाहिए, बच्चा कुछ नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ लेना पड़ेगा। और एचसीएफ भी किसका लेना पड़ेगा? 2703 और 1003 का। तो एचसीएफ लेने का जो तरीका देखो पहले मैं बता दूं, ये वाला जो हम करा रहे हैं ये है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चीज बेसिक से बताई जाएगी। जिस तरह का सवाल आया उसी के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको दूंगा। अगर बिल्कुल फाउंडेशन बैच है हमारा,
तो उसमें फिर क्या करते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक पहले उस चैप्टर के बारे में बेसिक उसके जो भी एंटिटी है वो सारी चीज़ बताई जाएंगी। और अगर इस तरह का प्रैक्टिस सेट है तो भाई प्रैक्टिस सेट में तो थोड़ा थोड़ा ही बताया जाएगा, उसी हिसाब से आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा कि आपका प्रैक्टिस सेट है। तो मैं भी मान रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक तो आपके बारे में, इसके बारे में आपको पता है, आपका बेसिक जो है थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है जी। तो भैया HCF हमने लिया, HCF लेंगे कैसे, HCF लिया जाएगा भाई डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूँ, 3 में से 3 गया 0 0 7 और 2 में से 1700। 1700 के मैं फैक्टर करूंगा 17 गुना 100। इस 100 के भी फिर फैक्टर कर लूंगा मैं, 20 पंजे 100। जो हमारा HCF होगा या तो वो 17 या 20 या 5, इन तीनों में से कोई सा एक हो जाएगा। इससे भी छोटा हो सकता है, 20 से भी छोटा हो सकता है। तो तुम कहोगे भैया HCF यहाँ ना तो 20 है ना 5 है, सिर्फ 17 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17, यानी 17 कैंडी और 17 चॉकलेट हर बच्चे को हमें देनी है, और वो क्या है, आपस में जो है बराबर बराबर बट जाएंगी। तो अगला 19 यदि x का 45% y के 15% के बराबर है। x का जो 15% है, यानी x का मतलब होता है गुना 45%, बराबर है y के 15% के, y के 15% के बराबर है। y के 15% के बराबर है। देखो या तो इसे सोल्व करेंगे हम, ऐसे लिखेंगे x गुना 15/100 और बराबर y गुना 15/100। 100 से 100 कट जाएगा, तो इसकी जरूरत ही ना है ऐसे इतना आगे बढ़ाने की, एक स्टेप बढ़ाने की, क्यों समय खराब करा। 100 से 100 कट जाएगा, यानी परसेंट से परसेंट ही कट जाएगा हमारा, इधर परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसे भी काट लेंगे। 15 थी 45, 15 कम 15, तो तुम कहोगे भैया 3x किसके बराबर है, 1y के। तो थोड़ी देर पहले भी एक सवाल आया, उसमें क्या बोल रहा है मैंने, जो इसके साथ है वो तो इसकी वैल्यू है, और जो इसके साथ है वो इसकी वैल्यू है। तो 1:3, 1:3 हमारा ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, 1:3। लास्ट सवाल है हमारा बोर्ड मास का। सवाल जो दिया है हमारा 24, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ यार, चलो देख लेते हैं जब आगा। 24 थी 72, 3 बार ये जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 175 गुना 3 और प्लस 5, ये पूरा ब्रैकेट होगा हमारा, गुना फिर इसकी हमें क्या करनी 20 और डिवाइड करना फिर इसको 2 से। 175 दिया कर लो भाई, 3×5 = 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 3 और 2 5, 525 प्लस 5, 525 प्लस 5 तो ये हो जाएगा हमारा 530, मल्टीप्लाई करनी है इसे 2 से, तो हो जाएगा 530 गुना मल्टीप्लाई 20 है, तो 500 106 और 2 जीरो, ये हो जाएगा भैया इतना। फिर इसको क्या करना है हमें, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड किससे करना है, फिर ब्रैकेट के सोल्व करो, ब्रैकेट बाहर होगा अब, तो तुम अगर 2 से करोगे इसके 5300 आ जाएगा। इसका आंसर होगा भैया 5300, क्वेश्चन नंबर सी। भाई देखो, ये वाला बैच SSC GD के प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं, तो इसमें क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय भी नहीं लेना पड़ेगा हमें, और बिल्कुल जो है ऐसा नहीं है कि पूरा बेसिक कराया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, और मैं भी इतना समझ सकता हूँ कि आप SSC GD का पेपर देने जा रहे हैं, आई लिया, अब तो ज़्यादा समय भी ना है, 4 दिन वो है, और लगभग आज तारीख कितनी हो रही है, तारीख आज 9 तारीख है ना, हाँ 9 तारीख है। तो 21-22 दिन इसमें रह गए, 4-5 दिन, लगभग 25-26 दिन आपके हैं, तो आपकी तैयारी जहाँ तक है सही है, सिर्फ प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। तो प्रैक्टिस सेट ही है, बेसिक से जब आएगा पूरा बैच तो बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। इसमें सिर्फ जो है आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट धीरे धीरे ही डिलीवर करेंगे हम, जितना जैसा क्वेश्चन है उसी के हिसाब से उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। बाकी आप जो भी आपका सजेशन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बाद में रिप्लाई करें, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे, और बाद में उसे देखेंगे जरूर आपकी कमेंट को। तो भाई आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद भाई।